नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही सामान्य तरीके से ये बात करना चाहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थी ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठते हैं कि वो योग्य होने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। मैं खासतौर से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की बात करता हूं क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, और दूसरी जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए भी ये वीडियो लागू है। तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आप इसको जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कभी कोट और कभी जैकेट पहन के और एक लाइट ऑन करके पीछे किताबों का ढेर लगा के कुछ ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल सामान्य तरीके से ऐसी गलतियां विद्यार्थी कर देते हैं। मैंने भी अपने जीवन में एक बार मैं करते करते बचा था, और मुझे लगा कि जब सेकंड ग्रेड में मैंने 2010 में एग्जाम दिया तो मुझे लगा कि अब मेरा सिलेक्शन होना मुश्किल है। और हुआ, कैसे हुआ उस परिस्थिति को मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा, और आपको कैसे उस गलतियों से बचना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप अपने आसपास के परिवेश में देखते होंगे कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं होता, उसके बावजूद भी वो भर्ती परीक्षाओं में खूब शानदार प्रदर्शन करते हैं और एक के बाद एक एग्जाम क्रैक करते जाते हैं। और कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में वो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं अपना पाते, या कुछ ऐसा उनके साथ होता है कि उनको असफलता मिल जाती है। इनके क्या कारण है? भर्ती परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट है स्मार्ट स्ट्रेटेजी और आपका कॉन्फिडेंस। देखिए, जो एक बार सेलेक्ट होता है वो बार बार सेलेक्ट होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। उसको ये पता लग जाता है कि भी एग्जाम के दौरान कैसे, किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है, या उससे पहले जो हम पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना यदि हम पढ़ लें तो पर्याप्त होगा। ये समझ जिसके अंदर आ जाती है और जो कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है, वो आराम से एग्जाम क्रैक कर लेता है। मैं सामान्य एग्जाम की बात कर रहा हूं, हमारे जो भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है, या और भी आप हमारे जो परिवेश में राजस्थान में जो वैकेंसीज लिखती हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी में सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है पाठ्य सामग्री का चयन। आप किताबों को, कौन सी किताबों को पढ़ रहे हैं और कितनी किताबों को पढ़ रहे हैं। देखिए, सामान्यतः किताबें लगभग एक जैसी होती हैं, थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर होता है। लेकिन यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो आपके आसपास बहुत से लोग सेलेक्ट होंगे। उनसे पूछिए कि आपने पिछली भर्ती परीक्षा में क्या पढ़ा था। वैसी किताबें आप भी पढ़ सकते हैं, या मेरे जैसे कई अध्यापक भी बताते रहते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो उस पाठ्य सामग्री को आप लें। उसको लेते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि आपको बहुत सारी किताबों का चयन नहीं करना है। आपको कोई भी कहे कि वो भी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, या आप जब बुक शॉप पे जाएं तो आपको नए नए कवर रंग बिरंगे दिख जाते हैं और उसमें आपको एक दो कोई ऐसा पॉइंट दिख जाता है कि ये तो मेरी किताब में नहीं है, और आप वो भी ले आते हैं, और ऐसा करते करते आप इतना बड़ा ढेर लगा लेते हैं। वो ढेर आप लगा लेंगे, फिर आप कहेंगे एक किताब निकालेंगे उसमें से कुछ पेज पढ़ेंगे, फिर दूसरी निकालेंगे उसमें से कुछ पेज। नहीं, ऐसा कभी मत करें। आपका जब तक 4-5 बार अच्छी तरह किताबों का रिवीजन नहीं होगा, तब तक आपके सिलेक्शन की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। जितनी बार आप रिवाइज कर पाए, देखिए आपके पास सामग्री इतनी होनी चाहिए कि लास्ट में जब 2 महीने बचे तो आप 1 महीने में सारी किताबों को ढंग से देख पाए। फिर उसके बाद में 15-20 दिन के दौरान एक बार फिर से देख लें, और लास्ट में कुछ मुख्य मुख्य जो सामग्री है वो आपकी लास्ट के 10 दिन में फिर देख लें। इस प्रकार से पढ़ने के बाद ही ज्ञान स्थायी बन पाता है। नहीं तो प्रश्नों में आपको इतना कंफ्यूजन रहेगा, आप बहुत ज्यादा पाठ्य सामग्री का चयन कर लेंगे, हो सकता है 1 या 2 बार उसको पढ़ भी लेंगे, लेकिन आपको एग्जाम तक यदि ठीक तरीके से फैक्ट वगैरह याद नहीं हुए तो आपके मन में इतना कंफ्यूजन रहेगा प्रश्नों के दौरान कि आपके बहुत सारे उत्तर गलत होने की संभावना रहेगी। आप किसी में जजमेंट ठीक से ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें स्थायी नहीं है, आपको एकदम अच्छे तरीके से वो याद नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है, आपके पास सामग्री संभव हो उतना कम होनी चाहिए, ताकि उसको आप बार बार रिवाइज कर लें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आप जो जरूरी चीजें हैं वही छोड़ दें, बिल्कुल ही एक किताब के भरोसे रह जाएं, ऐसा नहीं। कम से कम उपयोगी सामग्री आप अपने पास रखें और उसको बार बार रिवाइज करें। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आपको मेन जो ध्यान में रखना है वो है कि आप नेगेटिव आदमियों से बचें। नेगेटिव आदमी कौन होते हैं? एक तो जो बार बार में हर बार नेगेटिव बात करेंगे कि पोस्ट ही इतनी है। मैं देखता हूं, मैंने बहुत देखे हैं, पढ़ते समय भी बहुत देखे हैं, आज भी बहुत देखता हूं। उनका एक ही काम है, 2-4 उनके पास रटी रटाई बातें हैं। एक तो वो कहेंगे कि इस वैकेंसी में इतने पोस्ट हैं, अगर ओबीसी से होगा तो ओबीसी के लिए तो इतने ही मिल रहे हैं, एससी का होगा तो एससी में तो इतनी पोस्ट है। आप क्यों पोस्ट का बार बार विवरण निकाल रहे हो? फिर आपको वो कहेंगे कि अभी तो एग्जाम होगा ही नहीं, बाद में होगा, अभी इतनी पढ़ाई की क्या जरूरी है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या इतना और भी कोई हम काम कर सकते हैं, पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा। या वो क्या निकाल के लाएंगे, पेपर तो आउट होते हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट होते हैं। मैं ये बातें 2010 से सुन रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर आउट नहीं होते, होते हैं पेपर आउट, कई बार होते हैं,
कई बार कम स्तर पर होते हैं, कई बार बड़े स्तर पर होते हैं। लेकिन मैंने 2010 से आज 2022 है, मैंने अपने आसपास के परिवेश में, अपने रिश्तेदारों में ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं देखा जो योग्य हो और उसको सेलेक्ट नहीं हुआ हो। एक भी मेरे पास ऐसा उदाहरण नहीं है कि जो बच्चा योग्य था और वो उसका सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में या रीट वगैरह में चयन नहीं हुआ। सबका हुआ है। अब मुझे नहीं पता कि कितना आउट होता है पेपर, कितना नहीं होता है। इस प्रकार की राजनीतिक बातें मैं नहीं करूंगा। मैं तो इतना जानता हूं जो योग्य है उसका सिलेक्शन होगा, चाहे भले ही पेपर आउट हो गए, कुछ प्रतिशत सीटें हो सकता है चली जाती होंगी इधर उधर, मुझे नहीं पता कितनी जाती हैं कितनी। मैं इतना जानता हूं जो योग्य बच्चे मैंने देखे हैं अपने आसपास के परिवेश में, उनका सिलेक्शन होता है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। हमारे स्कूल के ही एक अध्यापक हैं, उनके 3 बेटे हैं। उनमें से एक का पिछली जो थर्ड ग्रेड हुई, रीट हुई, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। एक उनका जो दूसरा बेटा है, उनके बाकी के 2 बेटे थे, उनके बारे में सब लोग ये कहते थे कि जब भी ये योग्य होंगे, मतलब जब भी इनकी एमएससी वगैरह पूरी हो जाएगी, ये सिलेक्ट होंगे। पहले से ही सब कह रहे हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, वो पढ़ने में खूब मेहनत करते थे। अब दोनों का पीछे, एक का फिजिक्स में हुआ है लेक्चरर में, एक का मैथ्स में हुआ है लेक्चरर में, दोनों लगे हैं। उसमें से एक का तो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर में भी हो गया था, लेकिन वो उसने ज्वाइन करने के बाद में राजस्थान, क्योंकि उसका होम स्टेट नहीं है, तो उसने कहा कि यहाँ पूरी जिंदगी काटनी मुश्किल है, तो वो छोड़कर यहाँ पर आ गया। राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर में पिछले में उसका हुआ। इंटरव्यू में उसको कम अंक देने के कारण वो थोड़ा सा रह गया, तो उसने पता नहीं 3 एग्जाम दे दिए। अभी मैंने तो कभी नहीं देखा इंटरव्यू के एक कारण के मान सकता हूं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। एग्जाम में, हर एग्जाम में मैंने तो सुना कि आउट हुआ। बहुत सारे विद्यार्थी हैं। एक आप कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता, कम टाइम की मैं आपको बात बताता हूं। देखिए एक सॉलिड उदाहरण बताता हूं, कोई हवाबाजी नहीं है। गजानंद शर्मा नाम था, मेरे साथ में वो लेक्चरर हुआ करते थे, रतनगढ़ के एक गांव में हम पोस्टेड थे। वो सेकंड ग्रेड चयनित हुआ साइंस से, साइंस विषय था उनका, साइंस से उन्होंने बीएससी किया था। फिर उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और फर्स्ट ग्रेड उन्होंने अंग्रेजी से पास किया। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो मेरे साथ थे वो इंग्लिश के थे, साइंस का आदमी है वो, हिंदी मीडियम से था हमेशा। फिर फर्स्ट ग्रेड में लगने के बाद में एक एचएम का एग्जाम हुआ, वो उन्होंने क्लियर किया। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने एमए की, लोक प्रशासन से उन्होंने नेट की, और अभी वो लोक प्रशासन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट में। साइंस का आदमी इंग्लिश से एमए करके इंग्लिश का लेक्चरर बनता है, एचएम का एग्जाम देता है, उसको भी क्रैक करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन से बन जाते हैं। अब ये कहेंगे गुरुजी हर कोई ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उनको कभी ये नहीं देखा कि एक एक एग्जाम के लिए वो कह रहे हैं कि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी, उनको पता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से पहले से चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादातर चीजें वही हैं, और वो उनको अप्लाई कर लेते हैं, दिमाग में उनके एक खाका तैयार हो जाता है, एग्जाम क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे कि कुछ ही, मैं ये कहता हूं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और ये जो रीट का एग्जाम है उसके लिए 6 महीने से ज्यादा की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहें, और अभी तो देखिए एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। 6 महीने जिसको मिल जाते हैं और अच्छी तैयारी कर लेता है, जिसका बेस थोड़ा सा ठीक है, वो इन तीनों में से किसी भी एग्जाम को पास कर सकता है। अब बात आती है नेगेटिव पीपल की। मैं बता रहा हूं ना आपको, नेगेटिव लोगों से बचें। वो नेगेटिव लोग आपको इसी प्रकार की बात कहेंगे, पोस्ट कम है, पेपर लीक हो जाएगा, भर्ती तो अभी नहीं आएगी, लास्ट के साल में आएगी। या फिर देखिए एग्जाम के समय भी बहुत, मैं अपने जीवन की एक घटना बताने वाला था, आपको बताऊं। एग्जाम के समय आपके पास में आपका कोई दोस्त कोई ऐसी सामग्री या कुछ ऐसे प्रश्न लेकर उपस्थित हो जाता है कि आप हक्के बक्के रह जाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी तैयारी तो है ही नहीं बिल्कुल। ऐसे दोस्त क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा लाइट के कारण आंखों में पानी आ रहा है, मैं पहुंच लेता हूं। क्या करते हैं वो, देखिए मैं आपको उदाहरण बता रहा था कि जैसे मान लीजिए आप इतिहास से तैयारी कर रहे हैं, आप अपने ठीक ठाक अपने पाठ्य सामग्री चयन कर रखी है, अच्छा रिवीजन कर लिया है, वो आपके पास आएंगे, कोई ऐसे प्रश्न उठा के लाएगा कि बाबर की नानी की मृत्यु कब हुई थी, सल्तनत काल में ऐसा कौन सा राजा था जिसकी हथेली में तिल था। आप सोचेंगे भाई ये तो नहीं पढ़ा, क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है उसका कॉन्फिडेंस वैसे ही वो डरा रहता है थोड़ा सा एग्जाम से। अब वो सोचेगा कि, वो कहेगा कि मुगल काल का भी नहीं आ रहा, सल्तनत काल का भी क्वेश्चन तुझे नहीं आ रहा, तो आपको अपने मन में शंका पैदा हो गई। आपने जो सामग्री चुन रखी है उसमें शंका पैदा हो गई कि इसमें तो ये दोनों प्रश्न नहीं है। ऐसा मेरे साथ कैसे हुआ, देखिए मैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से तैयारी कर रहा था, 2010 की बात है ये। मैं जयपुर था, कोचिंग नहीं करता था, एमएससी करता था वहाँ पर। दीपावली पर हम घर आ गए, मैं था, मेरे 1-2 दोस्त और थे,
दीपावली पर हम घर आ गए। एग्जाम से लगभग 20-22 दिन पहले मेरा एक दोस्त आता है, वो भी सेकंड ग्रेड की तैयारी करता था। उसने कहा कि यार ये कुछ बातें हैं, ये तुम्हें मेरे को बताना, और मेरी थोड़ी सी ये वीक है, मेरे को बता देना, मैं ये कहाँ कहाँ से पढ़ूँ, मैं घर आऊँगा आज। मैंने कहा आ जाना। वो आया घर में, तो उसने एक और किताब ले रखी थी मैथ्स की। मैं पढ़ा करता था जो स्कूल में जो किताबें चलती थी 9, 10, 11, 12 की। इसके अलावा बीएससी की जो किताबें मैंने बीएससी करने के दौरान पढ़ी थी, उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने अलग मेरे लिख रखे थे। इसके अलावा मेरे पास सब्जेक्ट की कोई गाइड नहीं थी, मैं उन्हीं किताबों से पढ़ा करता था। उसके पास मैथ्स की थी एक दक्ष की गाइड, दक्ष की। अब वो भी अपने साथ लाया था, 1-2 किताबें और लाया था। उसने बताया कि भाई ये इसमें मैं कैसे पढ़ता हूं। तो मैंने कहा ये दक्ष वाली गाइड दिखा मुझे पहले, क्योंकि मैंने देखी नहीं दक्ष की, मुझे ये भी नहीं पता दक्ष की कोई गाइड भी आती थी। मैं और मेरा एक और मित्र था, जयपुर में मेरे साथ रहता था, हम दोनों स्कूल की किताबें पढ़ा करते थे। मैंने कहा दिखा यार ये दक्ष की गाइड दिखा। मैंने उसको देखा। अब उस गाइड में ऐसे ऐसे घुमा घुमा के पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रश्न लिख रखे थे। मैंने उसकी 1-2 एक्सरसाइज निकाली, खोल के देखी, उसमें से मेरे को कुछ एक प्रश्न आ रहे हैं। मेरा को पहले कॉन्फिडेंस था कि मेरे को मैथ्स अच्छी आती है। मैंने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखे, ऐसे घुमा, मेरा सर चकरा गया। मैंने सोचा कि भाई ये क्या है। अब मैं वो दोस्त बोल रहा था वो बात भूल गया। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि एग्जाम में बचे हैं 20 दिन, दक्ष मैंने पढ़ी नहीं, अब क्या करें। अब वो इतनी मोटी किताब, मैथ्स निकलती भी नहीं जल्दी से सवाल। अब उसके जाने के बाद में आंसू टपक टपक कि भाई हम सोच रहे हैं कि अब सफल होंगे हम। मेरी उम्र थी तकरीबन 23 साल से कुछ महीने कम, 3 महीने कम थी। अब मेरी माँ ने देखा कि आज ये रो रहा है, कोई दिक्कत हो गई इसको। उसने कहा क्या क्या बात होगी बेटा बता। हम मारवाड़ी में बात करते हैं, देशी भाषा में। आप सोचते हैं घर में हिंदी, मैं तो नहीं बोलता। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या बात होगी। मैंने कहा कि माँ मेरा जो हम सोच रहे थे कि मैं टीचर बनूंगा, इस बार मैं तो नहीं बन सकता। बोले क्या बात क्या होगी ये तो बता। मैंने कहा कि ऐसी कई किताबें हैं, मेरा एक दोस्त अभी आया था उसके पास भी थी, उसमें से मुझे तो कुछ नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने कहा मैंने तो तेरे को पढ़ते हुए देखा है, अभी तू जयपुर भी पढ़ता ही होगा, अभी यहाँ घर पे आए तब से भी तू पढ़ ही रहा है, दिन रात पढ़ता है, 12-12, 15-15 घंटे पढ़ता रहता है, मुश्किल से सुलाना पड़ता है तेरे को। अब तूने इतनी तैयारी की है तो 20 दिन और कर ले, नहीं होगा सिलेक्शन, नहीं होगा जाने दे। पूरे दिन लगभग उदास रहा। दूसरे दिन मैंने चलो सोचा कि नहीं होगा तो नहीं होगा, 20 दिन तो और करेंगे, जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ेंगे। मैं दक्ष वगैरह नहीं लाया, क्योंकि मुझे पता था कि अब दक्ष ले आया तो फिर 20 दिन दक्ष में ही निकल जाएंगे और पूरी निकले भी नहीं, मेरा रिवीजन धरा का धरा रह जाएगा। मैंने उसको निकालने की कोशिश की दिमाग से, और मैं वही पढ़ता रहा जो मेरे पास था। मैंने 20 दिन में पूरा अपना रिवीजन देख लिया। मेन जो फॉर्मूलाज वगैरह थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, बीएससी के बहुत छोटे, मैंने नोट्स वगैरह तैयार करके क्वेश्चन अपने बना रखे थे, वो सब मैंने दोबारा रिवाइज किए। बीकानेर हमारा सेंटर था सेकेंड ग्रेड का। मैं सेकेंड ग्रेड का एग्जाम देने गया, मेरा एग्जाम अच्छा हुआ। रिजल्ट आया होली के आसपास, मार्च 2011 में। मेरी रैंक आई 62। मेरे जो एक दूसरा दोस्त, वो भी स्कूल की किताबें पढ़ा करता था, उसकी रैंक आई 69, जो भी मैथ्स से लेक्चरर है। मैं हिस्ट्री की साइड आ गया। और जिसके पास दक्ष की किताब थी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसका दक्ष की किताब से नहीं हुआ या उस गाइड की वजह से नहीं हुआ, उसकी कुछ और कमियां थी, घबरा गया वो एग्जाम के समय, वो दूसरी बातें हुई। लेकिन दक्ष नहीं पढ़ने के बावजूद मेरी 62वीं रैंक आई, मेरे दोस्त की 69वीं रैंक आई। यदि मैं उस समय ये सोच लेता कि भाई मेरी तो पाठ्य सामग्री बिल्कुल ठीक नहीं, हालांकि सोचा मैंने, लेकिन वो किसी के कहने से, मेरी माँ के कहने से मान लो आप, या फिर मैंने खुद अपने जिस तरीके से मैंने सोचा, पूरी फैमिली में भी कहा कि भाई ठीक है जैसा भी हो तैयारी करो अभी 20 दिन और। तो मैंने वो मन से निकाल के 20 दिन में मैंने अपने अच्छा से रिवीजन किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं एग्जाम देने गया और अच्छे तरीके, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। ऐसा बहुत बार होता है विद्यार्थियों के साथ में कि एन आप तैयारी कर रहे हैं और मौके पर आपको कोई भ्रम में डाल देता है कि भाई ये पाठ्य सामग्री ठीक नहीं है, कि इतनी सामग्री से चयन नहीं होगा, और आप परीक्षा से 1 महीना 2 महीना पहले नई नई किताबें उठा के ले आते हैं और उनको पढ़ने लग जाते हैं। मेन चीज है रिवीजन। जितनी बार आप रिवाइज कर पाओगे, जितनी कम आपके पास सामग्री है, उतना ही आपका चांस बनेगा सेलेक्ट होने का। प्रश्न 10 एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं जो आपकी किताबों में नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपकी किताबों में है, आपने पढ़े भी हैं, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम याद नहीं रहे, वो प्रश्न फर्क डालते हैं। फर्क उनका होता है, वो जिनको याद रह जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे
वातावरण में आप न आए, ऐसे विद्यार्थियों के प्रभाव में न आए जो आपको इस प्रकार की सामग्री सुझाते हैं एन मौके पर जो आप उस दौरान नहीं पढ़ सकते। आपने जो चुना है उस पर भरोसा कीजिए, उसको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। एक बात मैं कर रहा था कि स्ट्रेटजी अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं उदाहरण वो जो बता रहा था, मेरे दोस्त दोनों का चयन हुआ था, हम साथ ही पढ़ा करते थे। उसकी और मेरी पढ़ने की स्ट्रेटजी अलग थी। मैथ्स की तो लगभग एक ही थी, सवाल वो निकालता था, सवाल मैं निकालता था, किताबें हमारी सभी सेम थी, सभी सेम किताबें हमने पढ़ी, रैंक भी लगभग हमारी सिमिलर आई। जीके को उसका याद करने का, जब राजस्थान का इतिहास भूगोल हम पढ़ते थे तो वो क्या है, पढ़कर याद करता था। मैं पढ़ता था, मुझे पढ़ने से कभी याद हुआ नहीं जीके। मैं पढ़ता था, मुझे याद नहीं होता था या मेरा ध्यान ही नहीं रहता था किताब में। अभी देखा, आधे घंटे बाद देखा वही पेज खुला हुआ है, कभी मतलब यह पढ़ लिया, बाद में सोचते हैं तो याद नहीं रहता। तो मैंने मेरा दूसरा तरीका अपना लिया कि भाई मैं उनको मेन पॉइंट्स अपने बार बार लिख कर याद करता था, कि जो पढ़ रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मैंने सभी पेज लिख लिख के याद करने की कोशिश की। उसने कुछ भी नहीं लिखा, वो कहा मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये धरोहर पढ़ा करता था मैं, तो उस समय धरोहर चलती थी। तो कह रहा है कि मैं इतनी ये किताब लिखूंगा तो मेरा तो दिमाग खराब हो जाएगा। उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, मेरी अलग है। जो हमारे नंबर ज्यादा आए दोनों की, उसमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी जो हमने अपनाई वो क्या थी कि हमने सोचा कि जो सबसे कठिन पोर्शन है उसको हम कुछ अलग तरीके से तैयार करने की कोशिश करें। कई क्या सोचते हैं कि जो कठिन होते हैं उसको छोड़ देते हैं। जो हमारा बीएससी का सिलेबस था सेकंड ग्रेड में, हमने उस सिलेबस को उठाया और हमने सोचा कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है। कोई बड़ा क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, एमसीक्यू टाइप एग्जाम है, 4 ऑप्शन वाले हैं, तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। और क्योंकि ये इस जो एग्जाम है इसके सबसे टॉप लेवल की 10वीं के कोर्स तक आते हैं, 12वीं तक आता है, फिर बीएससी तक का आता है। तो उसमें से हमने क्या किया कि छोटे छोटे जो भी हमारी डेफिनेशंस थी, छोटे छोटे जो भी फॉर्मूला थे, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, वो हमने अलग से लिख के तैयार कर लिए और वही हमने तैयार की। बीएससी की पूरी किताबें नहीं पढ़ी, एक तो हमने ये कोशिश की। इसके अलावा हमने स्कूल की किताबों से, मैंने जैसे अभी एक पीछे वीडियो बनाया था मैंने कि एनसीईआरटी की किताबें आपको क्यों पढ़नी है, स्कूल की किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैंने आज तक देखा है सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो उस दौरान स्कूलों में किताबें चलती हैं वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो एक तो आपको पाठ्य सामग्री का चयन अच्छे से, नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए, आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें, आपने जो चुना है उस पर कॉन्फिडेंस रखें और तैयारी करें। देखिए, तैयारी का तो कोई विकल्प नहीं है। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे, अब कुछ और विद्यार्थी पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ें। अब कितने घंटे की बात तो ये है कि यदि आपके पास टाइम मिल रहा है, आपको पूरे दिन फ्री हो, तो 10-12 घंटे तो पढ़ो, क्या दिक्कत है। अब कई कहते हैं कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती, किसी को नहीं होती होगी, मैं तो पढ़ लिया करता था। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसको पूरे दिन काम नहीं है वो 10-12 घंटे तो आराम से पढ़ सकते हैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर। तो एक तो आप अपनी पाठ्य सामग्री का कम चयन करें, ऐसे लोगों से बचें जो नेगेटिव थॉट्स वाले हैं, हर बार पेपर आउट होने की या कम सीट्स की या एग्जाम नहीं होने की ऐसी बातें करते रहते हैं, उनसे बचिए। आपके पास क्या ऑप्शन है। यदि एग्जाम में पेपर आउट होता है तो क्या आप उसको रोक सकते हैं क्या। हालांकि लोगों को जागरूक होना चाहिए, सरकारों का विरोध करना चाहिए, वो अलग बातें हैं। एक विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है उसका फोकस ये है कि मैं अपनी तैयारी करूंगा और एग्जाम देके जाऊंगा फुल कॉन्फिडेंस से, आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। तो आपको ऐसी मूव रखनी है। स्ट्रेटेजी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, सबकी अलग अलग। आप सोचिए कि आपको याद कैसे होता है, लिख कर याद होता है, पढ़कर याद होता है, मेज पर बैठकर होता है, चारपाई पे बैठ के होता है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे पढ़िए, लिख के याद कीजिए, वैसे पढ़ के याद कीजिए। लेकिन खुद को ये बात, जैसे कई कहते हैं कि सर मोटिवेट कीजिए। अब मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन, आपके पास नौकरी नहीं है, आपको नौकरी चाहिए, और क्या मोटिवेशन चाहिए आपको, बताओ। आप सोचिए कि भाई आपको नौकरी क्यों चाहिए, जरूरत है तभी तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ो किताब को। फिर अब मैं महाराणा प्रताप की 2 बातें आपको बताऊंगा। किसी व्यक्ति ने कहीं पर कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, पीछे मैं एक बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाऊंगा जोश भरने वाला, उससे जोश भरोगे तो क्या, कहां का सक्सेस प्राप्त करोगे। आपको नहीं पता है क्या कि आपकी भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं, बेरोजगारी का दौर है, इतने बेरोजगारों की लाइन लगी हुई है, महंगाई का दौर है, नौकरी हमें चाहिए, घर में पैसा चाहिए, तो आप पढ़ो किताबों को। और क्या मोटिवेशन होता है मुझे बताओ। आप अपने घर की आर्थिक स्थिति देखिए, आप अपनी उम्र को देखिए, आपको भविष्य में क्या करना है, नौकरी क्यों चाहिए, वो बातें सोचिए, पढ़िए किताब को। फिर कभी भी फील करें कि मोटिवेशन चाहिए तो ये सोचिए कि आपको नौकरी क्यों चाहिए। अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ो। कोई मतलब ऐसे गाने चलाकर और ऐसे आपको मतलब कोटेशन बताए विद्वानों के 50-50, अब उस प्रकार के मोटिवेशन से आप यदि मोटिवेट होते हैं
तो आपको हर दूसरे दिन मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं कई विद्यार्थी ऐसे मैंने देखे हैं कि रोज शाम को उनको मोटिवेशन वाला वीडियो देखिए, रात को खाना खाएंगे, सो जाएंगे, सुबह उनका मोटिवेशन वो रोटी के नीचे चला जाएगा और उनको दूसरे दिन फिर मोटिवेशन वीडियो चाहिए। मोटिवेशन क्या है एक विद्यार्थी के लिए? मोटिवेशन ये है कि आपको नौकरी चाहिए, आपके सामने किताबें पढ़ी है, उनको पढ़ो, तैयारी करो, और क्या करें? इसके अलावा और क्या करें? अब आपने मेरे को इतनी देर सुना है तो और क्या करें? नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पहले से मेरे साथ जुड़े रहे हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और क्या करो? पढ़ो फिर। धन्यवाद।